नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय खटीमा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के लोहिया हेड वाटर बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर पर्यटन सुविधाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लोहिया हेड वाटर बाईपास को कार्य योजनाबद्ध तरीके से विकास कर उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस स्थल को सुरक्षित, आकर्षण और आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पर्यटन को नई गति मिलेगी, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। देखिए, हमारे इस सीमांत क्षेत्र में ये भारत नेपाल सीमा का अंतिम क्षेत्र है और माँ शारदा का स्थान है। यहाँ पर माँ शारदा का एक बाईपास चैनल यहाँ से निकलता है। जब अधिक पानी हमारा शारदा में आता है तो उस समय में जब पावर हाउस में पानी की बहुलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस पानी को बाईपास किया जाता है यहाँ से और ये आगे चलकर शारदा सागर डैम की तरफ जाने वाला पानी इधर से चला जाता है, ये इधर वाया उस तरफ से चला जाता है। तो बीच में बड़ा फॉरेस्ट है, ये पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, शारदा नदी से आच्छादित है और बड़ा सुंदर इसका एक स्थान भी है। तो इस स्थान पर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं और काफ़ी लोग वैसे आते भी हैं, थोड़ा व्यवस्थित और हो उसके लिए हमारा जो शारदा कॉरिडोर का, शारदा रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, 200 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया जाएगा और साथ साथ में अन्य जो हमारे जिला हमारा विकास प्राधिकरण है, हमारा जिला योजना है, अन्य योजनाओं में भी इसको सम्मिलित करके इस एक टूरिज्म का अच्छा स्पॉट ये बने, लोग यहाँ आए, यहाँ के स्थानीय लोगों की भी आय बढ़े, यहाँ पर रोजगार का सृजन हो, नौजवान युवा हमारे जो किसी गलत दिशा में जा रहे हों उनके लिए एक रोजगार की अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। तो उसी संभावनाओं को मैं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की की युवा इशिका का सवाल केवल एक प्रश्न नहीं था, बल्कि उत्तराखंड के युवाओं की आकांक्षाओं, विश्वास और भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संवाद के दौरान उनके सवाल ने शिक्षा, रोजगार, विकास और बेहतर अवसरों को लेकर युवाओं की सोच को सामने रखा। जवाब सुनने के बाद इशिका की सहज मुस्कान और इशारों में मिली सहमति ने यह संदेश दिया कि युवा केवल वादे नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा और ठोस कार्य योजना चाहते हैं। पहली बात आपको बहुत बहुत बधाई, जैसा कि आपके 5 साल पूर्ण हो गए हैं और जैसा कि अब आप आगे और 5 साल के लिए बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो आपका यूथ के लिए क्या विजन है? और पहली बात आपको बहुत बहुत बधाई, जैसा कि आपके 5 साल पूर्ण हो गए हैं और जैसा कि अब आप आगे और 5 साल के लिए बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो आपका यूथ के लिए क्या विजन है? अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के निर्देश पर सभी जनपदों में जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है,
संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, राहत और बचाव दलों की तैनाती, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और नियंत्रण कक्षों को सक्रिय रखा गया है। साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर संभावित आपदाओं से निपटने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। वहीं सरकार का उद्देश्य मानसून के दौरान जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संकट की स्थिति में तत्काल राहत उपलब्ध कराना है। निश्चित तौर पर देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो मानसून है उसको लेकर के बैठकें चल रही हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जहां जहां पर जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं या जो कुछ काम अभी छूटे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नदी नाले जो नगर निगम की सीमा में आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सही और दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जो हमारी नदियां हैं उनको भी साफ़ सफाई में लगे हैं। आपने लगातार देखा है कि हमारी रिस्पना नदी की सफाई चल रही है। आने वाला जो बरसाती हमारा सीजन होगा उसमें किसी की भी जान माल को नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर के सरकार हमेशा सचेत रहती है और सबको अलर्ट करने का काम करती है। और जो कार्य हमारे अभी कहीं कुछ अधूरे रह गए होंगे उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। बरसात आने से पहले मुझे लगता है कि सरकार अपने पूरे काम कर लेगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और पार्टी नेतृत्व सत्ता में वापसी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के प्रति जनता का संतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर बीजेपी नेताओं का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है और जनता उनसे विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछ रही है। जोशी का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के पास इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता ने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को समर्थन देगी और पार्टी प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में सफल होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ होने की अगर ये बात कर रहे हैं तो इनके नेताओं का विरोध क्यों हो रहा है? इनके मुख्यमंत्री को काले झंडे क्यों दिखाए जा रहे हैं? इनके जो मंत्री हैं बूथ केंद्रों में जाकर लोगों से क्यों लड़ रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस प्रकार से खुलेआम सरकार की आलोचना कर रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। जो प्रदेश की स्थिति हो गई है, जिस नरक में प्रदेश को धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अब तो ये जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। उनको मालूम है कौन कौन सा सवाल पूछ ले आदमी। ये बहुत बुरी तरह हताश हैं और इनको मालूम है कि हमारी सत्ता छिनने वाली है, इसलिए ये तरह तरह की बातें लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, लोगों का ध्यान खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में कांग्रेस बनाने जा रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। ऐसे क्रम में डोईवाला विधानसभा के बालावाला क्षेत्र में यूकेडी ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया और मिशन 2027 के तहत जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत भी की। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि पार्टी ने करीब 1.5 वर्ष पहले ही चुनाव तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि राज्य आंदोलन का नेतृत्व करने वाली यूकेडी को जनता का फिर से समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। वहीं आयोजक संजय चौधरी ने बताया कि पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी। यूकेडी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। ये आपका है जनसंवाद। ये हमारा जो डोईवाला है 23 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा है। ये जनसंवाद जो है वो हमारा डोईवाला की जो आम जनता है और हम लोगों के बीच में उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या वो सोचते हैं। जैसे मान के चलिए अपना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गया आपका, यहाँ पे अभी हम जैसे बालावाला में ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पे STP प्लांट्स का आपका इशूज़ है। अभी देखना 15 दिन 20 दिन के अंदर आपका बारिशें बहुत तेज़ हो जाएंगी, नालियों का जो है। तो हम 1 to 1 जितने भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये जानना चाह रहे हैं भाई आपकी क्या समस्याएं हैं और आप क्या समझते हो और यूकेडी उसमें आपके लिए क्या सहायता कर सकते हैं। तो ये जनसंवाद ये है। और आने वाला टाइम अभी इलेक्शंस का है तो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई यूकेडी की आपकी क्या है, क्या राय रखती है यूकेडी बालावाला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून की रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक में नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। नगर निगम को 7 दिनों के भीतर ड्रोन सर्वे, नालों और गार्बेज पॉइंट्स का चिन्हीकरण कर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सिंचाई, वन, लोक निर्माण और अन्य विभागों को भी अपनी अपनी कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन केवल सरकारी परियोजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक पर्यावरणीय अभियान है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुआ प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प अब लोक पर्व हरेला के माध्यम से जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा प्राकृतिक संरक्षण का प्रतीक है। मधु भट्ट ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि पेड़ पौधों, जल स्रोतों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियां निभाने का संदेश देने वाला उत्सव है। इस वर्ष हरेला पर्व को व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए इसको 15 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे और सीधे इसको हम पूरे वर्ष भर हम इसको लगभग मनाते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए हर मौसम के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन होता रहता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसके अनुसार हम पौधों का रोपण करते रहते हैं और इस बार भी हम फलदार वृक्षों का जो है वितरण भी करेंगे और साथ में पौधारोपण भी करेंगे। अब खबर पौड़ी से। जिले के नैनी डंडा ब्लॉक के गांव में 66 वर्षीय सुशीला देवी को गुलदार द्वारा निवाला बनाए जाने की दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली है, जिसके बाद विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। वहीं गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ महातीम यादव स्वयं टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आदमखोर घोषित गुलदार को पकड़ने और अंतिम विकल्प के रूप में उसे मारने की अनुमति मिल गई है। वहीं क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है और निगरानी के लिए 10 कैमरे लगाए गए हैं। वहीं डीएफओ ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। 27 जून 2026 को बड़ासी गांव निकट सल्ट महादेव नई डंडा ब्लॉक में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम सुशीला देवी था और उम्र लगभग 64 साल थी, उनको गुलदार द्वारा मृत किया गया। और उस गांव में आज मैं यहां पर आया हूं और मैंने परिवार के लोगों से भी बात की है और इस संबंध में उच्च स्तर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो गए हैं कि उक्त गुलदार जिसने ये घटना की है उसको पकड़ने का प्रयास किया जाए, ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जाए। पिंजरा भी हमने यहाँ लगाया हुआ है और यदि वो सारी हम लोग
कामयाब नहीं हो पाते हैं तो अंतिम विकल्प के रूप में ही जो है उसको मारने की हम लोग को अनुमति मिली है। इस क्रम में हमने क्षेत्र में पिंजरे लगा दिए हैं और 10 की संख्या में ट्रैप कैमरे हमने लगाए हैं। 3 पिंजरे यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं और भी हम लोग पिंजरे लगा रहे हैं। इस क्रम में क्षेत्र में वन क्षेत्राधिकारी तथा वन विभाग की पूरी टीम लगातार गश्त कर रही है और लोगों को भी जागरूक कर रही है कि जब तक इस क्षेत्र में वो उक्त तेंदुआ यहाँ पर सक्रिय है तब तक लोग विशेष सावधानियाँ बरतें। सुबह और शाम को वन क्षेत्रों के पास या घर से ज़्यादा दूर न जाएं और अगर अति आवश्यक हो कहीं जाना हो तो झुंड में जाएं और शोर मचाते हुए जाएं। और पूरी टीम हमारी लगी हुई है और प्रशासन के सहयोग से भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से उक्त गुलदार को हटाकर क्षेत्र को हम लोग सुरक्षित करने में कामयाब रहें। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 वाहन आपस में जोरदार तरीके से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को मदद पहुंचाई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला क्षेत्र में गुलदार का आतंक एक बार फिर सामने आया है। लच्छीवाला वन रेंज से सटे नया गांव इलाके में रविवार देर रात एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें गुलदार ने सड़क किनारे बैठे एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 20 मार्ग पर रात करीब 8 बजे गुलदार जंगल से निकलकर आया और कुछ ही सेकंड में कुत्ते को उठाकर वापस जंगल की ओर चला गया। वहीं घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और निगरानी तेज करने की मांग भी की है। साथ ही लोगों ने रात के समय में सतर्क रहने तथा बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी की अपील की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा पुलिस ने दनिया क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को जम्मू कश्मीर के कटरा से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अल्मोड़ा लाया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि 20 जून की रात ग्राम सैली में चंद्रशेखर पर दराती से हमला किया गया। इलाज के दौरान हल्द्वानी में उसकी मौके पर मौत हो गई थी, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर 3 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में तलाशी की। वहीं लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों व सर्विलांस की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की साजिश पहले से रचने की बात स्वीकार की। मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी रखे हुए है। दिनांक 22 जून को थाना दनिया में हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि मृतक जो है चंद्रशेखर, उनकी पुत्री तथा दामाद द्वारा जो है एक हत्या कारित की गई है। दिनांक 21 जून की सायं को उपचाराधीन उनकी मृत्यु वहाँ पे सुशीला तिवारी में हुई थी। इसी आधार पर 22 तारीख को हमने थाना दनिया में हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। हमारी 4 टीमें जो है सीओ अल्मोड़ा के पर्यवेक्षण में इसमें काम कर रही थी और इन्हीं पूरी टीम की मेहनत का एक नतीजा रहा कि दोनों अभियुक्तों को हमने दिनांक 26 तारीख को जम्मू कश्मीर में हमने गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सहायता हमें इसमें प्राप्त हुई है और इन दोनों अभियुक्तों को यहाँ पे लाकर इनका ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लाया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त आला कत्ल धराती तथा अभियुक्त की खून आलूदा कमीज़ इनको हमने उन्हीं की निशानदेही पे हमने बरामद किया है। अभियुक्त धर्मवीर शर्मा के ऊपर जो है हरियाणा में अभी तक 4 मुकदमे सामने आए हैं और इससे भी ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर पंजीकृत है, जिसकी भी जानकारी की जा रही है। तो एक शातिर तरीके का अपराधी है और एक पूर्व नियोजित तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरी सफलता के लिए हमारी
समस्त टीमों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से पूरी टीम को जो है 2500 रुपये का नगद पुरस्कार भी घोषित किया जाता है। मृतक की जो पत्नी है, इसका भी नाम तहरीर में चूंकि था दिया हुआ था, तो इसके बारे में भी हमने विवेचना में पूछताछ की और वादी से भी हमने बयान लेकर जो पूछताछ हमने की है उसी के आधार पर उसका रोल अभी तक इस घटना में नहीं आया है, तो इसको हम एक्यूज की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।